दोस्तों, आपने जब भी पैन कार्ड बनवाया हो या आईपीओ में अप्लाई किया हो या डीमैट अकाउंट खुलवाया हो, एक नाम जरूर देखा होगा, एनएसडीएल। और अब यही कंपनी लेके आ रही है अपना आईपीओ, एनएसडीएल यानी नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। अब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के लिए तैयार है दोस्तों, और इस आईपीओ को लेकर रिटेल इन्वेस्टर के बीच काफ़ी वजह है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एनएसडीएल आईपीओ का कंप्लीट ब्रेकडाउन, जानेंगे बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, जीएमपी ट्रेंड और बाकी आईपीओ डिटेल्स, जिससे आपको मदद मिले कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कंपनी के ओवरव्यू से। तो दोस्तों, एनएसडीएल इनकॉर्पोरेट हुई थी 2012 में। एनएसडीएल एक सेबी रजिस्टर्ड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया का पहला और लीडिंग सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है। इसका काम है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मेंटेन करना फॉर शेयर अलॉटमेंट एंड ओनरशिप ट्रांसफर, डीमैटेरियलाइजेशन, ट्रेड सेटलमेंट, प्लेजिंग, कॉर्पोरेट एक्शन जैसे सर्विस देना, एसेट सर्विस एंड एडिशनल सर्विस लाइक ई वोटिंग, कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट यानी सेस, नॉन डिस्पोजल अंडरटेकिंग भी ऑफर करता है। आज के टाइम पे एनएसडीएल के पास 39.45 मिलियन एक्टिव डीमैट्स अकाउंट्स हैं दोस्तों, 294 डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, 33,758 रजिस्टर्ड इशूअर हैं और एनएसडीएल की प्रेजेंट दोस्तों 99% पिन कोड्स पर है इंडिया में और अक्रॉस 186 कंट्रीज। अब अगर बात करें एनएसडीएल की सब्सिडरी की, तो ऑब्वियसली दोस्तों इसकी सब्सिडरीज भी हैं जो इसका डाइवर्सिफिकेशन भी बताती हैं। सबसे पहले बात करें तो एनडीएमएल यानी एनएसडीएल डाटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, ये काम करती है ई गवर्नेंस, एसईजी ऑटोमेशन, केवाईसी, नेशनल स्किल रजिस्ट्री में। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों के प्रोजेक्ट्स हैंडल करता है ये। वहीं दूसरा है एनपीबीएल यानी एनएसडीएल पेमेंट बैंक लिमिटेड, ये बी2बी डिजिटल बैंकिंग सर्विस जैसे यूपीआई, माइक्रो एटीएम्स, ईईपीएस, डोमेस्टिक रेमिटेंस एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। यानी एनएसडीएल सिर्फ एक डिपॉजिटरी नहीं बल्कि एक टेक ड्रिवन फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम बन चुका है दोस्तों। अब अगर बात करें फाइनेंशियल्स की, तो इसका प्रॉफिट का ग्राफ ऊपर ही जाता जा रहा है। अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो जहां फाइनेंशियल ईयर 24 में रेवेन्यू 1365.71 करोड़ था, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1535.19 करोड़ रेवेन्यू हो गया। वहीं पैट की बात करें, जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दोस्तों, तो फाइनेंशियल ईयर 24 में 275.45 करोड़ था प्रॉफिट, वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में 343.12 करोड़ हो गया। अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें आप, तो रेवेन्यू पिछले साल से इस साल 12% बढ़ गया और पैट की बात करें तो पिछले साल से इस साल 25% का इंक्रीमेंट है दोस्तों। वहीं अगर एबिटा की बात करें, जो कंपनी का ऑपरेशंस स्मूथली चल रहा है कि नहीं ये बताता है, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में जहां एबिटा 381.13 करोड़ था, वहीं इस बार ये 492.94 करोड़ है, तो इसमें भी इंक्रीमेंट है। बाकी एसेट क्वालिटी, नेटवर्थ, सब कुछ दोस्तों बढ़ता ही चला जा रहा है। ये क्लियरली दिखा रहा है कि एनएसडीएल का बिजनेस हाई मार्जिन, स्केलेबल और कैश रिच है दोस्तों। अब अगर बात करें की रेशियोज की यानी कुछ केपीआई की, जो ऑब्वियसली आईपीओ के फंडामेंटल्स को बताते हैं, तो ऑब्वियसली दोस्तों एक कहावत है कि कंसिस्टेंसी इज किंग। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी 17.11% है, यानी इक्विटी पर इसने रिटर्न 17% का दिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 22.7% है। पैट मार्जिन 22.35% का है, यानी हर 100 रुपये के रेवेन्यू पे कंपनी 22 रुपये 35 पैसे का प्रॉफिट बना रही है। इबिटा मार्जिन 23.95% का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.98 की है, जो कि थोड़ा ओवर वैल्यूड आपको लग रहा होगा, लेकिन आप जानते ही हैं कि इंडिया में अभी फिलहाल 2 ही एक्टिव ऐसी डिपॉजिटरी हैं जिनके पास ज़्यादातर मार्केट शेयर है, जिसमें एनएसडीएल और एक सीडीएसएल, जो कि ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है शेयर मार्केट में। सीडीएसएल की ग्रोथ आपने देखी है, क्योंकि आप अगर डीमैट अकाउंट ओपन करें, चाहे म्यूचुअल फंड करें, आप कुछ भी अगर करते हैं दोस्तों, तो चाहे आपका ब्रोकर कोई भी हो, चाहे जीरोधा हो, एंजल हो या भारत का कोई सा भी ब्रोकर हो दोस्तों, आपकी डिपॉजिटरी एनएसडीएल या फिर सीडीएसएल ही होगी मैक्सिमम केस में, क्योंकि डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने का काम डिपॉजिटरी का है दोस्तों। तो ये एक ऐसा बिजनेस है जहां पहले सीडीएसएल की मोनोपोली चल रही थी, अब एनएसडीएल का भी आईपीओ होने के बाद सीधी सी बात है इन दोनों कंपनी का डुओपोली चलता रहेगा दोस्तों। अब अगर इसकी कंपेटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें, तो इंडिया की फर्स्ट एंड ट्रस्टेड डिपॉजिटरी है, टेक लेड इनोवेशन एंड सिक्योर इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्ट्रॉन्ग रिकरिंग रेवेन्यू है और डाइवर्सिफाइड वर्टिकल्स हैं दोस्तों। एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड रेगुलेटर क्रेडिबिलिटी भी है, और इनके बोर्ड में अगर बात करें दोस्तों, तो गवर्नमेंट, इंस्टीट्यूशन और रिटेल पार्टिसिपेशन सब कुछ मिक्स है दोस्तों। अब कुछ रिस्क फैक्टर भी हैं, जो हर आईपीओ के पीछे कुछ ना कुछ रिस्क होते हैं, तो इसके साथ भी कुछ रिस्क है। सबसे पहले तो बात करें तो कंपटीशन फ्रॉम सीडीएसएल, जिसका रिटेल मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है। सीडीएसएल का पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूं आपसे, तो इंडिया के जो मेजर ब्रोकर हैं, चाहे आप बात कर लीजिए एंजल वन की या फिर जीरोधा की या फिर ग्रो की, जनरली आप अगर
देखते हैं तो ज़्यादातर इन ब्रोकर्स की डिपॉजिटरी CDSL है, तो टफ कंपटीशन है वहाँ पर। हालांकि दोस्तों NSDL के पास भी बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स हैं, तो ये कंपटीशन का खेल चलता रहेगा और सीधी सी बात है जो भी यहाँ पर लैग करेगा फिर वो पिछड़ सकता है, तो ये दोस्तों एक रिस्क है। फिर अगर बात करें IPO प्योरली ऑफर फॉर सेल है। जब हम IPO की डिटेल्स अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, अभी आपको पता चलेगा कि ये पूरा का पूरा दोस्तों ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब यानी जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं कंपनी में, वो अब उनको लग रहा है कि उनकी ग्रोथ हो चुकी है तो वो अपना शेयर बेचना चाहते हैं, और एग्जिट करने का ये तरीका होता है दोस्तों IPO में, जहां आपको शेयर बेच दिए जाएंगे और आपसे मिलेगा जो पैसा उसको लेकर वो एग्जिट कर जाएंगे कंपनी से। इसका मतलब ये है कि जो भी IPO का साइज है, यानी जो भी पैसा आने वाला है लगभग 4,000 करोड़ से ज़्यादा का है, तो वो कंपनी की ग्रोथ में नहीं लगेगा, वो पैसा इन्वेस्टर्स के पास जाएगा। तो सीधी सी बात है, इस IPO से कंपनी के बैलेंस शीट में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस इस वजह से दोस्तों ये थोड़ा रिस्की है कि आप अगर आपको ठीक लग रहा है, हालांकि बिजनेस बहुत सॉलिड है, तो ज़्यादातर लोग दोस्तों और ज़्यादातर ब्रोकर्स जो आप देखेंगे इस पर सब्सक्राइब की ही रेटिंग देंगे। अब उसके बाद अगर तीसरे रिस्क की बात करें तो रेगुलेटरी डिपेंडेंसी। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ये सेबी गाइडलाइंस के ऊपर हाई डिपेंडेंसी है। चाहे ब्रोकर्स की बात करी जाए या डिपॉजिटरी की, तो सेबी की गाइडलाइंस के अंदर आते हैं, और सेबी जब कोई गाइडलाइंस बनाता है तो हो सकता है उसका कुछ नुकसान भी देखने को मिले। हाल ही में अगर आपने देखा होगा तो सेबी के एक्शन की वजह से, जेन स्ट्रीट पर जो एक्शन हुआ था उसकी वजह से BSE और एंजल वन दोनों मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, उन पर बहुत बड़ा उनका हाल हो गया था। तो डिपॉजिटरी है जो सीधी सी बात है सेबी के अंडर में आएंगे तो थोड़ा रिस्की तो रहता ही, रेगुलेटरी डिपेंडेंसी बड़ी हुई है। फिर अगर बात करें दोस्तों इस IPO की डिटेल्स की, तो IPO की डेट से 30 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये IPO खुला रहेगा सब्सक्रिप्शन के लिए। लिस्टिंग इसकी 6 अगस्त 2025 को होगी। इशू प्राइस की बात करें तो 760 से 800 रुपये पर शेयर का दोस्तों इशू प्राइस रखा गया है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 18 शेयर का है और टोटल इशू साइज जो मैंने आपको बताया 4011.6 करोड़ के आसपास का इशू साइज है। और ऑफर टाइप पूरा का पूरा यानी 100% दोस्तों ऑफर फॉर सेल है। तो ये एक थोड़ी सी इसमें कमी है। अगर ये फ्रेश इशू होता तो ऑब्वियसली फिर ये बहुत ही बढ़िया एक IPO बन सकता था। अगर आप NSDL के एम्प्लॉय हैं तो आपको 76 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा, 76 रुपये पर शेयर का आपको डिस्काउंट भी मिलेगा दोस्तों। अगर GMP की बात करें, ग्रे मार्केट प्रीमियम की, तो ऑब्वियसली दोस्तों उसमें उठापटक चल रही है। 24 जुलाई को जहां GMP 167 था, वहीं 25 को कम होकर 146 हो गया, और अभी 26 तारीख जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 136% है, यानी कि थोड़ा सा GMP डाउन जाता जा रहा है। अभी के हिसाब से अगर 26 जुलाई के हिसाब से मैं बात करूँ तो GMP का जो ट्रेंड है 136 यानी 17% GMP अभी चल रहा है। यानी एस्टिमेटेड लिस्टिंग आज के हिसाब से देखें GMP के अकॉर्डिंग तो 936 रुपीज़ हो सकती है, जिसमें सीधी सी बात है आपका 2-2.5 हज़ार रुपये आज इस हिसाब से प्रॉफिट बन जाना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, GMP सिर्फ आपको सेंटीमेंट बताता है, ये कोई गारंटी नहीं होती कि GMP जो कह रहा है वही हो, क्योंकि GMP को मैनिपुलेट भी किया जा सकता है दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता। तो कभी भी सिर्फ GMP को देखकर आप IPO में अप्लाई ना करें। फाइनेंशियल्स, फंडामेंटल, कंपनी का कारोबार अगर ये समझ में आता है तभी आप उसमें आपको आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए NSDL एक सॉलिड, लो रिस्क, प्रेडिक्टेबल कंपाउंडिंग बिजनेस है। CDL जैसे प्रूवन पीयर का परफॉर्मेंस को देखते हुए NSDL भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। IPO के वैल्यूएशन रीजनेबल लग रहे हैं कंसीडरिंग रिकरिंग रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ। लेकिन अगर आप लिस्टिंग गेन्स के पीछे ही IPO ले रहे हैं तो OFS होने की वजह से थोड़ा रिस्क है। याद रखिएगा, GMP स्ट्रॉन्ग जरूर है लेकिन GMP की कोई गारंटी नहीं होती। हो सकता है आपका जैसे ही ऑफर क्लोज हो उसके बाद GMP 0 की तरफ भी चला जाए, तो फिर कोई आप कुछ कर तो पाएंगे नहीं। तो ऐसा हो सकता है कि लिस्टिंग पर सेंटीमेंट बदल भी सकता है दोस्तों। बाकी दोस्तों एक चीज़ और याद रखिए कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। IPOs में मार्केट रिस्क होता है, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही डिसीजन लें दोस्तों। तो दोस्तों आपका क्या व्यू है NSDL IPO के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट IPO एनालिसिस में दोस्तों।